हेलो, दिस इज शशि द्विवेदी। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ हैं, उनके एक्सपेरिमेंट हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेंडल लॉ क्या है और उससे रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में, उनकी डिस्कवरी के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल के बारे में जानेंगे और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इनकी जो बर्थ है वो 1822 में हुई थी और डेथ 1884 ईस्वी में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स उस समय जब तक ये थे 1884 तक इनको इनके काम की पहचान नहीं मिली थी, क्योंकि उसी समय डार्विन जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, उनका इवोल्यूशन का थ्योरी चर्चा में था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने एक बहुत ही महान खोज की है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, एक चर्च में पादरी थे। इनके पिताजी गार्डनिंग करते थे, तो वो ये भी जो है इनको भी बहुत शौक था, तो ये भी गार्डनिंग करते थे। जहाँ से इन्होंने उनके जो गार्डन पी है उसके फ्लावर, पॉट कलर, इन सब से इंस्पायर हुए और उन्हें देखा कि इंस्पायर होने का मतलब उन्होंने उनमें विभिन्नता देखी। तो उनको ये नहीं समझ में आया कि ये अलग अलग क्यों हैं, एक ही पौधे हैं, अलग अलग फूल क्यों हैं, अलग अलग इनके पॉट के शेप्स क्यों हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, उसको एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड, ये इनके एक्सपेरिमेंट का इनके पेपर का नाम था, जो कि एक जर्नल में छपा। उस जर्नल का नाम था द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस जर्नल में ये पेपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको वो पब्लिश हुआ। प्रिंसिपल, और इस पेपर में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया था, जो मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र है, और ये सारी बातें उन्होंने जो भी डिस्कवरी किया था, जो भी लॉ दिए थे, वो सब इन्होंने इस पेपर में डिस्क्राइब किया था। लेकिन उनके जो काम है उसको बहुत ही इग्नोर किया गया। इग्नोर करने का कारण ये है, पहली बात तो ये मैथमेटिशियन थे और ये जो लॉ है, ये जो जेनेटिक्स है, जो बातें वो बता रहे थे वो बायो की थी। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जो मैथमेटिशियन है, बायोलॉजिस्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये मैथमेटिशियन ये क्या बता रहे हैं। और उन्होंने अपने जो लॉ दिए थे उसमें कुछ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट भी दिए थे, जो कि इनकी समझ से बाहर था, या समझने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे थे। तो इस तरह से इनको इग्नोर किया गया। दूसरी बात ये थी इग्नोर करने की, उस समय इवोल्यूशन थ्योरीज चर्चा में थी, जैव विकास का सिद्धांत की बातें हो रही थी, और जिसमें जो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी डार्विन की, कि जो भी स्पीसीज़ है वो अगर अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कर लेती है, जो अच्छी स्पीसीज़ होती है वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। वरना क्या होता है कि जो स्पीसीज़ अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाती, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है, नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करती है, उसको हटा देती है, और इस तरह से वो स्पीसीज ही विलुप्त होने लगती हैं। तो इस एक अजीब, एक इवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी थ्योरी उस समय चर्चा में थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, जो कि डार्विन के द्वारा दी जा रही थी। तो और डार्विन उस टाइम के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, और वो इतनी बड़ी बातें वो कह रहे थे। तो सारी बातें, सारे लोगों का ध्यान जो है जो डार्विन कह रहे थे, जो डार्विन बता रहे थे, उस पर क्या केंद्रित था। और उसी समय इन्होंने इतने बड़े लॉ को दिया, तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए इग्नोर किया गया। 1884 में इनकी डेथ हो जाती है, और 1900 में इन्हीं की जो थ्योरी थी वो रीडिस्कवर की गई। दोबारा अलग अलग लोगों ने
3 महान वैज्ञानिक थे, ह्यूगो ड्यूब्रीज जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, कार्ल कॉरेंस जर्मनी के रहने वाले थे, और एरिक ट्रेसमार्क ये जो है ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने इस थ्योरी को, इनकी जो मेंडल ने थ्योरी दी थी, इसको दोबारा डिस्कवर किया, अलग अलग इसको बताने की कोशिश की। जब इन्होंने बताया तो देखा कि ऑलरेडी इस तरह का पेपर है, काम हो चुका है। फिर तब इनको उसके बाद पहचान मिली, फिर उसके बाद इनको बताया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें बता रखी थी, लेकिन कुछ फेलियर के कारण भी बने। देखते हैं उसको आगे। मेंडल यूजेस फैक्टर फॉर जीन्स। मेंडल जी ने क्या किया था कि कहा कि एक जो पेरेंट है, पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक फैक्टर के द्वारा हो रहा है। कहते हैं कि ये जो फैक्टर है वो पेरेंट्स के कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है उसके प्रोजेनी में जो कैरेक्टर है उसको ले जा रहा है। पेरेंट्स से कैरेक्टर को प्रोजेनी में ले जाने वाला फैक्टर है, मतलब फैक्टर है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को प्रोजेनी तक ले जा रहा है। तो लोगों ने ये पूछा कि ये फैक्टर क्या है, क्या ये एग्जिस्ट करता है। वो ये कह रहे थे कि एक फैक्टर है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को प्रोजेनी तक ले जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग तक ले जा रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये फैक्टर कहाँ है, इसकी एग्जिस्टेंस बॉडी में फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, तो वो उसको बता नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम जीन की खोज नहीं हुई थी। इसी फैक्टर को बाद में जीन कहा गया। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यही कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। दिस इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। आज हम लोग जानते हैं जीन के बारे में, उस समय वो फैक्टर की बात करते थे और फैक्टर आज जीन है। तो चूंकि उन्होंने फैक्टर को डिस्क्राइब वो नहीं कर पाए कि एक्चुअली फैक्टर क्या है, इसलिए ये भी एक कारण है उनके फेलियर का। जीन की खोज जो है डेनिस बॉटनिस्ट विलियम जॉनसन ने 1909 में की। 1909 में जीन की खोज की। जॉनसन ने जीन की खोज नहीं, जीन टर्म दिया। जीन की खोज तो हुई थी। डेनिस बॉटनिस्ट विलियम जॉनसन ने जीन टर्म दिया फैक्टर के लिए, यूनिट ऑफ हेरिडिटी के लिए। मतलब जो एक कैरेक्टर ले जाने वाला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वो जो फैक्टर है उस फैक्टर को इन्होंने जीन कहा। हेरिडिटी कैरेक्टर को जो ले जा रहा है, हेरिडिटी को जो यूनिट है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाला है, उसको इन्होंने जीन कहा। किसने कहा? विलियम जॉनसन ने। बेटसन ने टर्म दिया था। एल्केप्टोन्यूरिया फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर। सबसे पहला डिसऑर्डर जो जेनेटिकल डिसऑर्डर था उसका नाम था एल्केप्टोन्यूरिया। इसको ब्लैक यूरिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यूरिन जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है एयर की कांटेक्ट में आने पर। ब्लैक यूरिन, जब ये यूरिन जो है एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो ब्लैक हो जाती है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने बहुत सा एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स से संबंधित किया, जैसे लिंकेज को बताया, क्रॉसिंग ओवर को बताया। ये बहुत से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। टी.एच. मॉर्गन नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। जब पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन हैं, तो हम टी.एच. मॉर्गन की बात करेंगे, और अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाए तो हम मेंडल की बात करेंगे। तो
टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात कर एक्सपेरिमेंट किया और टर्म जीन वाज गिवन बाय विलियम जॉनसन, टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बेटसन, नॉट जीन। जो बेटसन है, बेटसन इन्होंने जीन टर्म को दिया था। हमने अभी जीन को बताया, जीन टर्म वाज गिवन बाय जीन नहीं, विलियम जॉनसन ने जीन टर्म को दिया था, जबकि जेनेटिक्स टर्म को बेटसन ने दिया था। तो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, एक मॉन्क थे। गार्डन पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। गार्डन पी, बॉटनिकल नेम इज पाइजम सैटाइवम, और इनके जो पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड, जिस जर्नल में छपा द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये उनके जिस जर्नल में छपा था वो है, और उस जर्नल में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से अपने लॉ को दिया। मेंडल्स लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। इग्नोर क्यों किया गया? क्योंकि डार्विन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थे उस टाइम, उनकी थ्योरी इवोल्यूशन की डोमिनेटिंग थी। इसको दोबारा रीडिस्कवर किया गया 1900 में, दोबारा से अलग अलग लोगों ने, 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग खोजा। उन साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉलिन्स, एरिक टेस्मार्क। ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड के रहने वाले थे, कार्ल कॉलिन्स जर्मनी के रहने वाले थे, और टेस्मार्क ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये तीनों लोगों ने अलग अलग इनकी थ्योरी की खोज की थी। और मेंडल यूजेस फैक्टर फॉर जीन्स। जीन क्या है? यूनिट ऑफ हेरेडिटी है। उस फैक्टर को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है, कैरेक्टर को ले जा रहा है, यूनिट ऑफ हेरेडिटी कहते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया फर्स्ट, पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे नॉलेज में आया वो एल्केप्टोन्यूरिया है। इसमें क्या होता है कि यूरिन ब्लैक कलर की हो जाती है जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है। फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर कहेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट की बात हुई, ये एक्सपेरिमेंटल फादर हैं जेनेटिक्स के, तो वो कौन है? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने बहुत ही ज़्यादा, मॉर्गन ने मेनली फ्रूट फ्लाई जो ड्रोसोफिला पर इन्होंने खोज की थी। फ्रूट फ्लाई, इसको बोला जाता है फ्रूट फ्लाई। तो मैक्सिमम में इन्होंने चूज़ किया ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और जबकि मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को चूज़ किया था। तो अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो एक्चुअली क्यों चुना, क्यों गार्डन पी को चुना, किसी और प्लांट को क्यों नहीं चुना, उन सब के रीजंस को देखते हैं, और क्या क्या कैरेक्टर थे जिसको इन्होंने डिस्क्राइब किया, अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट से पहले हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या यूज़ किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी को यूज़ किया, क्योंकि वो एक मॉन्क थे और अपने गार्डन में उन्होंने गार्डन पी लगाया था, और गार्डन पी से ही उनको लगा था कि जब गार्डन पी को देखा उन्होंने, उसके पॉट के शेप को देखा, उसके सीड को देखा, तो कुछ राउंड हो रहे हैं, कुछ रिंकल्ड हो रहे हैं, पॉट का शेप अलग अलग हो रहा है, उसके कलर अलग हो रहे हैं, फ्लावर के कलर अलग हो रहे हैं। तो वो ये देखकर ही उनको लगा था कि ये इनमें अंतर क्यों आ रहा है, इनमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो और बहुत ही ज़्यादा इजी हो रहा था उनको ये सब करने में। तो गार्डन पी को ही यूज़ किया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में। गार्डन पी को सब लोग जानते हैं, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइजम सैटाइवम। तो इसी को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था। गार्डन पी को उन्होंने यूज़ किया था, बहुत छोटा भी होता है।
गार्डन पी को यूज़ किया। तो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने आखिर में गार्डन पी क्यों लिया अपने एक्सपेरिमेंट में और उसकी फ़ायदा उनको क्यों, क्या फ़ायदा हुआ उसका, ये देखते हैं। पहली बात तो वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर थे। उसमें जो कैरेक्टर थे वो कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर और अलग अलग, ये नहीं कि एक ही ये लक था उनका कि जो उन्होंने कैरेक्टर भी चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होते थे। एक ही क्रोमोसोम पर कई कैरेक्टर नहीं होते थे, इसलिए भी ये डिस्क्रीट कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर हो रहे थे और वो डिफाइन किए जा सकते थे। जैसे एक ही क्रोमोसोम पर अगर कई कैरेक्टर होते तो उनकी मिक्सिंग हो सकती थी, कुछ और प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन उनका इतना डिफाइन, इनका इतना फाइन एक्सपेरिमेंट निकल के आया, वो ये बाई लक ही था कि जो भी उन्होंने चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जिस पर भी उन्होंने स्टडी किया, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर वो कैरेक्टर स्थित थे। तो गार्डन पी वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इसमें मेल एक ही फ्लावर है और उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जा रहे हैं, तो कहीं और जाना नहीं पड़ता था, बहुत ही आसानी से इसमें सेल्फ भी करा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। प्री डोमिनेटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन आराम से होता था, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, डिस्क्रीट कैरेक्टर है, इजी हाइब्रिडाइजेशन इजली हो सकता था। इसको हटा दिया, इसको बैगिंग वगैरह, इमैस्कुलेशन वगैरह के माध्यम से आराम से हाइब्रिडाइजेशन इजली कराया जा सकता था। इजी टू हैंडलिंग, बहुत ही आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। इजी टू कल्टिवेट करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनुअल है, पहली बात तो एनुअल है, ये नहीं कि इनको अपने एक्सपेरिमेंट दूसरे रिजल्ट को देखने के लिए सालों साल लग जा रहे हैं, कहीं दूसरा पौधा ले लिया होता जो बाइनियल या एनुअल ना होकर कई सालों में उसके फूल आते हैं या एक साल बाद कोई चीज़ आती है, तो इनको अपने एक्सपेरिमेंट इतनी फ्रिक्वेंटली वो आराम से नहीं कर सकते थे। तो जो भी लिया इन्होंने, पहली बात तो ईजी टू हैंडलिंग है, कल्टिवेट करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगना है, आराम से अपने गार्डन में इसको उगाया जा सकता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल, 3-4 महीने में ये इसका जो पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो रिज़ल्ट देखने में इनको आसानी होती रही। लार्ज नंबर ऑफ सीड, बहुत नंबर में सीड है, ये नहीं कि एक पौधे से एक या दो सीड मिला और थोड़े लिमिटेड एक्सपेरिमेंट नहीं, आराम से कई ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा स्कोप बन रहा है क्योंकि सीड बहुत ज़्यादा है, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड है। लाइफ साइकिल छोटी है, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जा रही है। कल्टिवेट, हैंडलिंग, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, क्रॉस भी पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस भी कराया जा सकता है आराम से, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। डिस्क्रीट कैरेक्टर, एक ही क्रोमोसोम पर कई कैरेक्टर स्थित नहीं है, कई कैरेक्टर के लिए एक ही क्रोमोसोम जिम्मेदार नहीं है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग, जो भी इन्होंने लकली जो भी कैरेक्टर इन्होंने चूज़ किया वो क्रोमोसोम पर अलग अलग थे। ये भी हम लोग देख लेते हैं कि किस पे कौन से कैरेक्टर थे। देखिए उन्होंने जो लिया वो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर उसमें रहा और एक रिसेसिव। डोमिनेटिंग कैरेक्टर वो होते हैं जो दूसरे खुद को तो उनका दिखाई देता है लेकिन दूसरे वाले को सप्रेस करते हैं। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो एक्सप्रेसिव होते हैं, जो कैरेक्टर एक्सप्रेसिव होते हैं, दिखाई पड़ जाते हैं, वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हुए। और जो सप्रेस होते हैं एक पीढ़ी में या दिखाई नहीं देते हैं, वो हुए रिसेसिव कैरेक्टर। तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होता है उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर तो दिखाई देते हैं लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर होते हुए भी वो दिखाई नहीं देते, लेकिन आगे फिर वो रिसेसिव कैरेक्टर भी हमें पता चल जाते हैं। तो हम ये जो कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर हैं उसको देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर लिए। पहली बात, जो प्लांट लिया उसमें सारे कैरेक्टर की स्टडी नहीं की, कितनी बुद्धिमानी से इन्होंने अपने चीज़ों को कितने सिस्टमैटिक ढंग से किया कि एक प्लांट चुना गार्डन पी पे
क्यों चुना उसका भी रीज़न है कि कितना अच्छा या इन्होंने एक अच्छा लॉजिक के साथ एक गार्डन पी को चुना कि आराम से इसमें खर्चा भी नहीं और एक्सपेरिमेंट भी आराम से किया जा सकता है। दूसरी बात, जिस कैरेक्टर की उन्होंने स्टडी की वो कितने अच्छे हैं। वो अच्छे हैं का मतलब वो कितने इजीली उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो कैरेक्टर के जो चूजिंग है वो ये नहीं कि सारे कैरेक्टर को इन्होंने ले लिया, पूरे प्लांट के सारे कैरेक्टर को ले लिया और स्टडी कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लिमिटेड 7 कैरेक्टर लिए और उसको कितनी क्लियरली डिफाइन किया है उन्होंने। जैसे प्लांट है तो प्लांट में हम जो प्लांट है, सबसे पहले हम एक प्लांट लेते हैं तो सबसे पहले जो प्लांट है देखते हैं तो हमें उसकी हाइट नज़र आती है। तो सबसे पहले क्या लिया इन्होंने, हाइट लिया, प्लांट की हाइट ली, मतलब स्टेम हाइट। एनसीईआरटी में स्टेम हाइट है तो स्टेम हाइट लिया, स्टेम की हाइट हुई। तो स्टेम हाइट में जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, जो डोमिनेटिंग होता है और एक रिसेसिव। जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो टॉल है और टॉल ही है, और जो रिसेसिव है वो डॉर्फ है, छोटा, एक बड़ा पौधा। और इसको जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा उसको हमेशा अपर केस से हम डिनोट करेंगे, अपर केस से डिनोट करेंगे। और जो रिसेसिव होगा वो उसको स्मॉल लेटर लोअर केस से डिनोट करेंगे। ये हमेशा हम लोग ऐसा करते रहेंगे। तो जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वो हाइट की अगर बात हुई तो उसमें टॉल हुआ। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए इसको इन्होंने ट्रेट बोला, इसको इन्होंने ट्रेट बोला। ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ट्रेट बोला। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है इसको इन्होंने ट्रेट कहा। और ये जो थे इनको एलील्स कहा, इनको इन्होंने एलील्स कहा, होमोजाइगस एलील्स एंड हेट्रोजाइगस एलील्स कहा। जब एक जैसे थे तो इनको होमोजाइगस कहा, और अलग अलग अगर कैरेक्टर रहे तो इनको हेट्रोजाइगस एलील्स कहा। अभी हम लोग हेट्रोजाइगस होमोजाइगस डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इसको इन्होंने ट्रेट कहा। और स्टेम जो है, स्टेम की हाइट का जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उसको टॉल, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो डॉर्फ था। फ्लावर पोजीशन, इसके बाद फ्लावर पोजीशन आती है। एक होती है, एक हुई टर्मिनल, टर्मिनल यहाँ है, और ये है एक्सियल। तो जो एक्सियल है, ये एक्सियल डोमिनेटिंग कैरेक्टर हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं, पौधा बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये जो है, अगर टर्मिनल हो जाता है तो क्या होता है, स्टेम की उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये जो हुआ टर्मिनल, ये हुआ रिसेसिव कैरेक्टर, इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर हुआ पॉड कलर, मतलब जो पॉड है इसका कलर कैसा है, इसका जो कलर है पॉड कलर, अगर ग्रीन है तो एक्सियल। जब हम मटर खरीदने जाते हैं तो हम पीली मटर तो लाएंगे नहीं, अच्छी मटर कौन सी होती है, जो ग्रीन कलर है, अच्छी है। तो ग्रीन क्या हुआ, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। ये एक बताने का तरीका है और अपने जहन में रखने का तरीका है कि कैसे हम जान पाएंगे कि जैसे पॉड कलर है तो पॉड कलर को हम कैसे जान पाएंगे कि उसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर ग्रीन है या येलो है। वैसे ही जैसे फ्लावर की पोजीशन है तो टर्मिनल वाला डोमिनेटिंग होगा कि रिसेसिव होगा, ये हम कैसे जान पाएंगे। ये समझने का तरीका है कि जब टर्मिनल पर होगा प्लांट तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो वो अच्छा नहीं होगा, तो मतलब हम रिसेसिव में उसको रख सकते हैं, रखेंगे। और जो एक्सियल है उससे प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी और भी ज़्यादा मेनी फ्लावर्स निकल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लावर निकल गया तो इसकी ग्रोथ खत्म,
रुक गया, तो दिस इज नॉट गुड फॉर दिस प्लांट, सो दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो यही बताने का एक अपने आप को समझाने का तरीका है। पॉट कलर, पॉट कलर में जब हम लेने जाते हैं सब्जी वगैरह या मटर खरीदेंगे तो पॉट कलर देख के खरीदेंगे, जो हरी होगी वो अच्छी होगी। तो ग्रीन कलर अगर पॉट है तो वो डोमिनेटिंग है, और अगर येलो है तो वो रिसेसिव हो गया, बेकार हो गई मतलब। दूसरा पॉट शेप, पॉट शेप अगर फ्लैटेंड है, चिपटा है, बिल्कुल चिपटी है, जैसे लगेगा कि इसमें मटर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, एकदम फ्लैटेंड है, ऐसे आ गई, तब लगेगा कि इसके अंदर मटर ही नहीं, बिल्कुल बेकार है। ऐसा होता नहीं है, हो भी सकता है लेकिन होता नहीं है, लेकिन हम जानने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि अगर बिल्कुल मटर बिल्कुल एकदम चिपटी हुई है तो क्या लगेगा कि उसमें दाना है, तो मतलब बेकार ही है ना, मतलब अच्छी है ना, मतलब पूरे अच्छे से। तो फ्लैटेंड क्या होगी, डोमिनेटिंग। और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड ही एकदम मुड़ी तुड़ी होगी, मुड़ी तुड़ी होगी तो लगेगा बेकार है। और अच्छा जो हेल्दी मटर है वो कैसे रहेगी, फ्लैटेंड, बिल्कुल अच्छी सुंदर सी। तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो क्या हुआ, रिसेसिव। ऐसे ही फ्लावर कलर अगर वायलेट है, हालांकि इस केस में हम नहीं कह सकते, लेकिन वायलेट डोमिनेटिंग किसकी अपेक्षा, वाइट की अपेक्षा। वाइट है अगर तो वाइट तो वैसे भी रिसेसिव कलर है, और वायलेट कैसे होगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। सीड कलर, सीड कलर अगर मतलब मान लीजिए पूछा जाए कि गार्डन पे में वायलेट कलर डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो करता है या रिसेसिव, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। सीड कलर येलो है, अच्छा सीड का कलर आ गया, अगर येलो येलो है, बड़े बड़े येलो येलो कलर के हैं तो क्या होगा, डोमिनेटिंग। अगर ग्रीन है तो रिसेसिव। और सीड शेप अगर गोल गोल मटर अच्छी से हुई तो क्या हो गई, डोमिनेटिंग। लेकिन अगर सिकुड़ी पिकुड़ी हुई ऐसे, जैसे कि ऑड शेप में आ रहा था, तो ये क्या हो गया, रिंकल्ड। रिंकल्ड क्या है, रिंकल्ड जो कैरेक्टर आएगा वो रिसेसिव आ गया। तो इस तरह से हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि डोमिनेटिंग कैसे होगा। और दूसरा हम लोग ये देखेंगे, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जो इनका पोजीशन है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर, हमने कहा कि जो वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो अलग अलग किसके किस पे, 1 4 5 7, ये 4 क्रोमोसोम हैं जिन पर सारे कैरेक्टर, सारे 7 कैरेक्टर पाए जाते हैं, आ रहे हैं, जिसको इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है। जैसे देखते हैं फ्लावर, जैसे ये जो हम कैरेक्टर डिफाइन किए हैं, इसमें देखिए स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन और पॉट शेप, ये जो तीनों हैं ये आते हैं 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पर। हाइट, किसकी हाइट, स्टेम की। फ्लावर पोजीशन, पोजीशन किसकी रहेगी, फ्लावर की ही रहेगी। और पॉट शेप, और शेप ये किस पर आ रहा है, क्रोमोसोम नंबर 4। और 5 पर, 1 पर क्या है, फ्लावर कलर और सीड कलर, फ्लावर कलर एंड सीड कलर। फ्लावर कलर और सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पर, हाइट, पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एंड पॉट शेप ये आ रहा है क्रोमोसोम नंबर 1 पर। ये हमेशा आता है, पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम नंबर 4 पर कौन कौन से कैरेक्टर है, तो हाइट है, पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन है और पॉट शेप है। क्रोमोसोम नंबर 5 पर ये देखिए पॉड कलर, पॉड कलर, पॉड का कलर कैसा है, ये हम पॉड का कलर किस क्रोमोसोम नंबर पर है, ये कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 5 पर। और
बच्चा क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 पर है शीड शेप। शीड शेप, जो शीड शेप है, शीड का शेप राउंड एंड रिंकल्ड है, राउंड एंड रिंकल्ड है। ये जो कैरेक्टर है ये क्रोमोसोम नंबर किस पर है? 7 पर। तो आज हमने कई चीज़ें देखी। मेंडल एक्सपेरिमेंट देखा। मेंडल एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इन्होंने क्यों गार्डन पी को यूज़ किया, वाई गार्डन पी, क्या ऐसा कारण था कि इन्होंने गार्डन पी को यूज़ किया। और गार्डन पी के बाद जो गार्डन पी इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया, उसके बाद इन्होंने गार्डन पी में किस किस कैरेक्टर की बात की, किस किस ट्रेट की बात की, तो वो था स्टेम हाइट पर इन्होंने काम किया है, फ्लावर पोजीशन पर काम किया, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, सीड कलर एंड सीड शेप। और इनके जो डोमिनेटिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो भी जानना जरूरी है कि इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फ्लावर, अगर स्टेम हाइट है, हाइट की बात हो रही है तो उसमें रिंकल्ड एंड राउंड तो आएगा नहीं, हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ ही आएगा, और टॉल ही जो है डोमिनेटिंग होगा और ड्वार्फ जो है रिसेसिव होगा। एंड फ्लावर पोजीशन है, एक्सियल है, फ्लावर पोजीशन में भी और कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। फ्लावर की पोजीशन कहाँ है, एक्सियल है कि टर्मिनल है, तो एक्सियल है तो ही उसकी जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी, तो दिस इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर। और टर्मिनल है तो ग्रोथ ही रुक जाएगी, तो बाकी कुछ होने वाला नहीं है, तो दिस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। एंड पॉट कलर, पॉट कलर, कलर में हो सकता है कन्फ्यूज़न, क्योंकि पॉट कलर है ग्रीन एंड येलो। दूसरा फ्लावर कलर है, लेकिन फ्लावर का कलर हमने तो मटर देखा है ना, मटर में वाइट कलर का होता है या तो फिर वायलेट कलर का है। तो वायलेट कलर का है तो वायलेट देखने में ही डोमिनेटिंग है, वाइट रिसेसिव रहेगा। और पॉट कलर में अगर हम पॉट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ग्रीन वाला ही जो पॉट होगा वही अच्छा रहता है, दिस इज डोमिनेटिंग करेक्ट। तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न किसी को होता होगा। तो ये हमने ये चीज़ें देखी हैं। और इसमें एक हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर की। डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो एक्सप्रेसिव कैरेक्टर होते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, दैट इज़ डोमिनेटिंग कैरेक्टर। और जो नहीं दिखाई देते हैं, जो छुपे रहते हैं, वो किसी एक दो पीढ़ी के बाद नज़र आते हैं, एक पीढ़ी के बाद नज़र आते हैं, तो दैट इज़ रिसेसिव कैरेक्टर। तो रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डोमिनेटिंग जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और साथ ही जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको सप्रेस भी करता है, दिस इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो इन्होंने डोमिनेटिंग के लिए अपर केस का इस्तेमाल किया, मतलब कैपिटल लेटर में यूज़ किया, अगर टॉल की बात हो रही है, अगर हाइट की बात हो रही है, और अगर कलर